वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने सरल रेखाओं के समीकरण निकालने पड़े थे, जिसमें कि सदिश रूप और कार्तीय रूप दो तरह के स्वरूप आपने पढ़े उसमें, और इन दोनों स्वरूपों में भी दो स्थितियां पढ़ी थी। एक तो ये कि जब आपको एक बिंदु दिया हुआ हो और एक समांतर सदिश दिया हुआ हो तब उसका समीकरण निकालना, और एक दो बिंदु जब आपको दिए हुए हो सरल रेखा पर तब उसका समीकरण निकालना। अब आगे चल करके अपन ये पढ़ेंगे कि इन दोनों स्थितियों में जो ये स्थितियां हैं, इनमें इन सरल रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकालते हैं। तो सरल रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, तो ये पढ़ना है अपने को। दूसरी स्थिति अपने को ये पढ़नी है कि इन सरल रेखाओं के बीच में जो दूरी होगी, न्यूनतम दूरी, वो कितनी होगी, ये अपने को इसमें सबसे पहले अपने को पढ़ करके देखना है। तो सबसे पहले तो अपन इन दोनों रेखाओं के जो बीच में जो कोण है, कोण की बात करते हैं अपन। दोनों रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना, यह स्थिति सबसे पहले अपन देखेंगे। देखिए, दोनों स्थितियों में देखना अपने को, पहली स्थिति जब रेखाओं के समीकरण सदिश रूप में हो, यह स्थिति सबसे पहले अपन देखेंगे दोनों रेखाओं के बीच की। और सदिश रूप में जैसा कि आप समीकरण पढ़ चुके हैं पहले भी कि सदिश रूप में देखिए समीकरण में कौन कौन सी बातें होती हैं। तो यदि एक रेखा का समीकरण R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 तथा दूसरी का समीकरण R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 हो, और दोनों के मध्य कोण थीटा हो। देखिए, दोनों के मध्य कोण थीटा होने का मतलब यहां पर आप इसको थीटा को कैसे ज्ञात करेंगे। अपन जानते हैं कि ये जो रेखा है सबसे पहले वाली, ये उस बिंदु से होकर जाती है जिसका स्थिति सदिश A1 है, और ये उस बिंदु से होकर जाती है जिसका स्थिति सदिश A2 है। ये रेखा सदिश B1 के समांतर है और ये रेखा सदिश B2 के समांतर है। तो दोनों रेखाओं के बीच में जितना कोण बनेगा उतना ही कोण निश्चित रूप से ये जिन सदिशों के समांतर है उनके बीच में बनेगा। तो वास्तव में रेखाओं के बीच का जो कोण निकलता है वो इन सदिशों B1 और B2 के बीच का ही कोण होता है। और सदिशों के बीच का कोण निकालना आप पहले सीख भी चुके हैं सदिशों में, बिल्कुल वही सूत्र लगेगा, कोई अलग सूत्र नहीं है। cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 बटे B1 का मापांक इंटू B2 का मापांक। आपने दो सदिशों A और B के बीच का कोण पढ़ा था आपने सदिशों वाले में, A डॉट B ऊपर सदिश A डॉट सदिश B बटे दोनों के मापांक का गुणनफल। बिल्कुल वही सूत्र है, B1 और B2 के बीच में जितना कोण बनेगा वो रेखाओं के बीच का कोण हो जाएगा। अब यहां पर अपन कुछ स्थितियां भी देखेंगे कि मान लीजिए अगर ये कोण दोनों के बीच का थीटा जो कोण है वो 90 डिग्री हो, अर्थात दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हों, तो देखिए क्या स्थिति आएगी। उपर्युक्त दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी यदि B1 डॉट B2 इज इक्वल टू 0। सदिश में पढ़ चुके हैं आप, ये A और B जैसे दो सदिश थे, उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता था, यानी वो लंबवत होते थे, तो A डॉट B बराबर 0 होता था। यहां पर वही कोण जो B1 और B2 के बीच में है, तो B1 डॉट B2 इज इक्वल टू 0। अगर आपको कभी भी दोनों रेखाओं को लंबवत सिद्ध करना हो तो आप उनके जिन सदिशों के ये समांतर हैं उनका अदिश गुणनफल निकाल लो। अगर वो गुणनफल 0 आ जाता है तो इसका मतलब दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। और समांतर की स्थिति भी देखिए क्या होगा। समांतर की स्थिति तब होगी दोनों रेखाओं की जबकि B1 और B2 आपस में समांतर होंगे।
और समांतर की शर्त भी वही सदिशों वाली है कि एक सदिश दूसरे का कोई गुणज होगा, तो इसमें आपके समांतर हो जाएंगी, तथा समांतर होंगी यदि मान लीजिए b1 सदिश है और इज इक्वल टू लैम्डा b2, इस तरह से हो जाए। वैसे आपने सदिशों के सदिश गुणनफल में यह भी पढ़ा था कि दो सदिश यदि समांतर होते हैं तो उनका सदिश गुणनफल 0 होता है। अब वो कंडीशन भी लगा सकते हैं यहां पर, यानी वो कंडीशन भी मैं लिख देता हूं यहां पर, हालांकि आप इसी का प्रयोग करना, उसकी वजह से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। ये है, ये भी 0 होगा, b1 क्रॉस b2। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन आपको विशेष करके ध्यान में रखनी है। आपके जो प्रश्नों में है इस कंडीशन की आपको बार बार जरूरत भी पड़ेगी, इसकी ये जरूर ध्यान रखिएगा। लंबवत की शर्त, इसकी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि आपको दो रेखाएं परस्पर लंबवत दे रखी हो, उसमें बाई चांस कोई एक राशि अज्ञात दे रखी हो b1 या b2 में से, उसका मान निकालना हो, लंबवत की कंडीशन दे रखी हो, तो दोनों का अदिश गुणनफल बराबर 0 करके उस समीकरण को सरल कर लेना, अज्ञात राशि का मान आ जाएगा। यह सदिश रूप की स्थिति है। अब अपन कार्तीय रूप में देखते हैं। यदि एक रेखा का समीकरण x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1 तथा दूसरी का समीकरण x माइनस x2 बटे a2 बराबर y माइनस y2 बटे b2 बराबर z माइनस z2 बटे c2 हो, तो दोनों के बीच का कोण थीटा होने पर cos थीटा बराबर, देखिए स्थिति सबसे पहले एक बार सूत्र लिखने से पहले एक बार फिर से मैं आपको स्मरण दिला दूं कि ये समीकरण किस तरह से होते हैं। ये सरल रेखा वो सरल रेखा है जो कि बिंदु x1 y1 z1 से होकर के जाती है, यानी ये बिंदु निर्देशांक के रूप में आपको दिया हुआ है और उसके रेखा के दिक् अनुपात ये है a1 b1 c1। ये रेखा x2 y2 z2 बिंदु से होकर जाती है और उसके रेखा के जो दिक् अनुपात है वो a2 b2 c2 है। ये ध्यान रखिएगा, ये दिक् अनुपात है, दिक् कोसाइन नहीं है। जब तक कि प्रश्न में लिखा नहीं हो कि ये राशियां दिक् कोसाइन है तब तक आप इनको दिक् अनुपात मानेंगे। और ऐसी स्थिति में आपको पता है कि आपने सदिशों में जैसे पढ़ा था कि भी जो सदिश में i कैप जे कैप के कैप के दिक् अनुपात होते हैं उनकी आपस में गुणा होती है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। बिल्कुल वो का वो सूत्र लगेगा, कोई इसमें चेंज नहीं है। यहां पर cos थीटा का मान आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये सूत्र हो जाएगा आपके, यानी ये जो दिक् अनुपात है, ये दिक् अनुपात, ये संगत दिक् अनुपातों के गुणनफलों का योगफल तो ऊपर आएगा। संगत जो दिक् अनुपात है a1 का a2 के साथ, b1 का b2 के साथ और c1 का c2 के साथ में, और नीचे ये इन्हीं के जो दिक् अनुपात है इनके वर्गों के योगफल का वर्गमूल दोनों का आएगा। ये सूत्र आपने इसी तरह का मिलता जुलता, आपने क्या बल्कि इसी तरह का ही था वो सूत्र, वो आपने सदिश में भी पढ़ा था। बिल्कुल वही स्थिति है। ये आप दोनों के बीच का कोण है, ज्ञात करने का सूत्र याद रखिएगा जबकि आपको समीकरण कार्तीय रूप में दिए हुए हों। और अब इनकी भी स्थिति अपन देखते हैं कि लंबवत और समांतर की स्थिति क्या होगी। उपर्युक्त दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी यदि, लंबवत होने के लिए देखिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री में ये मान जब 0 होगा तो ये अंश 0 हो जाएगा इसका, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये स्थिति लागू हो जाएगी। तथा समांतर होंगी यदि a1 बटे a2
बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ये कंडीशंस आपने जो पढ़ी थी लगभग सदिश में, वही कंडीशंस है, बस थोड़ा आप यहाँ दोबारा इनको ध्यान दे लीजिएगा। ये कंडीशंस वही है समांतर की और लंबवत की, ये आपको ध्यान में रखनी है। यदि आपको प्रश्न में ये स्पष्ट पता हो कि ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 यहाँ जो संख्याएं हैं वो अगर दिक् कोसाइन के रूप में दिए हों, L1 M1 N1 L2 M2 N2 के रूप में, तब देखिए कोण क्या हो जाएगा। यदि रेखाओं के समीकरण x माइनस x1 बटे L1 बराबर y माइनस y1 बटे M1 बराबर z माइनस z1 बटे N1 तथा x माइनस x2 बटे L2 बराबर y माइनस y2 बटे M2 बराबर z माइनस z2 बटे N2 हों, तो cos थीटा का मान हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2। सीधा आपको ये बटे वाली स्थितियां खत्म हो जाएगी, फिर ये इसमें नहीं आएंगी, ये सीधा हो जाएगा। और इसी लंबवत होने के लिए फिर ये सीधा 0 हो जाएगा। लंबवत होंगी अगर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0, ये लंबवत होंगी तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0, और समांतर होंगी तो L1 बटे L2 बराबर M1 बटे M2 बराबर N1 बटे N2। ये कंडीशन आपको मिल जाएगी। ये सारे के सारे जो तथ्य आपके कोण के लिखे हुए हैं इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, दो सरल रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसके मध्य की दूरी न्यूनतम, ये न्यूनतम दूरी से मतलब है अपना, यहां पर मध्य दूरी से मतलब है, मध्य न्यूनतम दूरी से मतलब है उससे कम दूरी कितनी होगी उनके बीच की। वो देखिए आपके सबसे पहली स्थिति तो ये है कि यदि रेखाएं परस्पर काटती हैं, मान लीजिए इस तरह से सरल रेखाएं हैं कोई भी और काट जाएं, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी यहीं पर होगी इस बिंदु पर, अर्थात 0 हो जाएगी। ये कंडीशन तो आप ध्यान रखना अच्छी तरह से। यदि दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके मध्य की न्यूनतम दूरी बराबर 0, यह स्थिति होगी। हालांकि इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, क्योंकि जब अगर काट ही जाएंगी तो फिर दूरी किस लिए पूछेंगे उनके बीच की। अपन देखेंगे कि दो विषमतलीय रेखाएं हों जो कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हों, विषमतलीय यानी अलग अलग तलों पर स्थित रेखाएं हों और एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हों, तो फिर उनके बीच की दूरी कितनी होगी। इसमें भी देखिए दो स्थितियां आएंगी। विषमतलीय, दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए विषमतलीय में देखिए दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति यह होती है कि जब तो दोनों रेखाएं जो है वो एक दूसरे के समांतर नहीं हो, अलग अलग तलों पर हो लेकिन समांतर नहीं हो। और दूसरी स्थिति है कि वो एक दूसरे के समांतर हो। मान लीजिए तल इस तरह से आमने सामने के कोई तल हो, किसी घनाभ टाइप के या घन टाइप की आकृति में, और उसमें आमने सामने के तल हो, उनके रेखाएं भी हों, तो फिर वो जो है उसके समांतर हो जाएंगे दोनों रेखाएं। तो दोनों रेखाएं समांतर हों तब उनके बीच की दूरी निकालना, और दोनों रेखाएं समांतर नहीं हो तब उनके बीच की दूरी निकालना। सबसे पहली स्थिति अपन लेंगे जबकि विषमतलीय रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं है। इस स्थिति में देखिए अपन सूत्र लिख रहे हैं कि उसका क्या होगा। यदि एक रेखा का समीकरण r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1
तथा दूसरी का समीकरण R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 हो, तो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी मान लीजिए d है, वो ज्ञात करने के लिए आपको इन्हीं सदिशों की सहायता लेनी है। एक तो जिनके समांतर ये हैं, इनका आपको सदिश गुणनफल करना है b1 क्रॉस b2, और इसके साथ में अदिश गुणनफल करना है a2 माइनस a1 और बटे b1 क्रॉस b2 का मापांक, और इसका आपको धनात्मक मान लेना है क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। हो सकता है कि यह गुणनफल आपके माइनस का आ जाए, लेकिन आपको प्लस लेना है ये दूरी होने के कारण से। इसमें आपको देखिए सबसे पहला काम क्या करना है कि आप ये चारों मान निकाल करके रख लीजिए, पहले से ही प्रश्नों में से छांट करके अलग लिख लीजिए। A1 वो बिंदु है जिससे होकर के ये रेखा जाती है, उसका स्थित सदिश है। A2 जिस बिंदु से होकर के ये रेखा जाती है उसका स्थित सदिश है। ये लेमडा के साथ B1 और इधर म्यू के साथ B2 है। B1 और B2 वो सदिश हैं जिनके समांतर ये रेखाएं हैं। ये पहली वाली रेखा B1 के समांतर और दूसरी वाली रेखा B2 के समांतर, ये दो सदिश अलग अलग हैं। यहां पर आप ये मान छांट करके अलग लिख लीजिए, A1 का अलग, B1 का अलग, B1 का अलग, B2 का अलग, और इनकी सहायता से सबसे पहले आप B1 क्रॉस B2 निकालिए। आप सदिश में पढ़ चुके हैं निकालने की विधि। आपको एक सारणिक बनाना पड़ेगा। पहली पंक्ति I कैप J कैप K कैप की, दूसरी पंक्ति में आपके B1 के जो I कैप J कैप K कैप के गुणांक वो आएंगे, तीसरी पंक्ति में B2 के I कैप J कैप K कैप के गुणांक वो आएंगे। A2 माइनस A1 इस स्थित सदिश में से ये स्थित सदिश घटा देना, ये आ जाएगा, ये सदिश बन जाएगा, ये सदिश बन जाएगा। दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल करना है। अदिश गुणनफल आपको बताया हुआ है करने की विधि। I कैप के जो गुणांक है उनकी आपस में गुणा होगी, J कैप के जो गुणांक उनकी आपस में गुणा होगी, और K कैप के गुणांक उनके आपस में गुणा होगी, योग हो जाएगा। और यहां पर जो आप ये सदिश याद करेंगे B1 क्रॉस B2, इसका मापांक भी निकाल लेना। मापांक निकालने की विधि आप पहले सीख चुके हैं। अंडर रूट I कैप के गुणांक का वर्ग प्लस J कैप के गुणांक का वर्ग और प्लस K कैप के गुणांक का वर्ग, ये इस तरह से उनके वर्गों के योगफल का वर्गमूल जब लोगे तो इसका मापांक आ जाएगा। इसमें आप सीधे मान रखिए, बिल्कुल आसानी से आपको ये दूरी इसमें ज्ञात हो जाएगी। और दूसरी स्थिति, जब आपको यहां पर ये कार्तीय रूप में समीकरण दे रखे हों, यदि एक रेखा का समीकरण x माइनस x1 बटे A1 बराबर y माइनस y1 बटे B1 बराबर z माइनस z1 बटे C1, तथा दूसरी का x माइनस x2 बटे A2 बराबर y माइनस y2 बटे B2 बराबर z माइनस z2 बटे C2 हो, तो दोनों के बीच की दूरी d बराबर, आप ये दूरी दोनों के बीच की इजीली आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। सबसे पहला काम देखिए आपको क्या करना है, आपको x1 y1 z1 और x2 y2 z2 ये मान छांट करके लिख लेने हैं। ध्यान रखिएगा यहां इनका जो भी चिन्ह होगा, जैसे x1 का y1 का z1 का, इसके पहले जो चिन्ह है उस चिन्ह को चेंज कर देना, इससे आपके मान आएंगे। कहीं वो चिन्ह मत साथ में ले लेना। और एक मान ये आपको लेने A1 B1 C1 और A2 B2 C2। और फिर देखिए आपको ये दूरी कैसे निकालनी है। दूरी का सूत्र है, आपको एक सारणिक बनाना पड़ेगा जिसमें x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, ये सारणिक ऊपर बनाना है। और नीचे अंडर रूट B1 C2 माइनस B2 C1 होल स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 होल स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस A2 B1
होल स्क्वायर। ये सूत्र लगाना है और इसका निरपेक्ष मान लेना है, धनात्मक मान लेना है, ऋणात्मक नहीं लेना है। वैसे इन दोनों स्थितियों में मैं आपको एक सलाह यह देना चाहूंगा कि बाई चांस अगर आपको कार्तीय रूप में समीकरण दे रखे हों तो इस विधि का प्रयोग करने की मैं सलाह वैसे नहीं देता हूं, क्योंकि यह लंबी विधि पड़ती है। इसमें आपको ये मान छांट कर पहले सारणिक का मान निकालना, फिर ये निकालना, इसमें काफ़ी दिक्कत होती है। आप कार्तीय रूप को सदिश रूप में चेंज कर लो। आपको मैंने चेंज करना बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि किस तरह से आप चेंज करते हैं। एक बार फिर बता देता हूं यहां पर कि जैसे ये बिंदु आपके x1, y1, z1, इनके साथ में आप i कैप, j कैप, k कैप लगाइए, वो मान बनेगा a1 का। ये जो x2, y2, z2 जो बिंदु है, इसके साथ में आप i कैप, j कैप, k कैप लगाइए, बनेगा a2 का मान। जो a1, b1, c1 ये हैं, इनके साथ में i कैप, j कैप, k कैप लगाइए, जोड़ते जाना जरूर उनको, कहीं ऐसा नहीं कि खाली वैसे लिख लो, यानी a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, इस तरह से ये b1 सदिश का मान बनेगा और a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ये b2 सदिश का मान बनेगा। यानी आप इनको इस तरह से लिख देना पहले एक लाइन में कि इनको सदिश रूप में, समीकरणों को सदिश रूप में बदलने पर पहली रेखा का समीकरण ये और दूसरी रेखा का समीकरण ये, फिर उसमें a1, a2, b1, b2 के मान आप छांटिए और सीधे इस पहले वाले सूत्र का प्रयोग कीजिए। इसमें आपको आसानी से दूरी मिल जाएगी और ये विधि आपकी शॉर्ट भी पड़ती है। हालांकि यदि किससे निकाल नहीं सकते, आप सारणिक वगैरह सही ढंग से सॉल्व कीजिए, इससे भी माना जाएगा। तो ये विधि अब आपको जो भी अच्छे लगे वो आप कर सकते हैं, इसमें आपके कोई दिक्कत नहीं है। यहां अब मैं आपको एक अलग बात बता देता हूं थोड़ी, कि ये रेखाएं जो आपको दे रखी हैं, ये परस्पर क्या प्रतिच्छेद करेंगे ही क्या? क्योंकि प्रतिच्छेद करेंगे तो उनके बीच की दूरी 0 होगी। इसलिए आपको अगर मान लो किसी प्रश्न में यह पूछ लिया जाए कि भाई सिद्ध कीजिए कि ये रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं या करती हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे? यहां पर देखिए, इस स्थिति में अगर ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो ये d है, ये d = 0 हो जाएगा। जैसा कि आपको पहले लाइन में लिखवाया है कि दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके मध्य की न्यूनतम दूरी बराबर 0। तो ऐसी स्थिति में ये दूरी जो है आपके d, ये 0 हो जाएगी। और ये 0 कब होगी? जबकि b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 ये 0 हो जाए। और इस स्थिति में जब ये सारणिक 0 हो जाए, तब ये दोनों के बीच की दूरी 0 हो जाएगी, अर्थात रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। चाहो तो आप इन दोनों परिणामों को यहां नोट कर सकते हो। मैं आपके नोट कर देता हूं, यहां पर ये इसी के आगे लिख देता हूं। ये दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी यदि b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 = 0। और ये रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी यदि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 बटे दूसरी पंक्ति में a1, a2, a3, a1, b1, c1 सॉरी a1, b1, c1 और a2, b2, c2 इस सारणी का मान यदि 0 हो, तो ये स्थितियां भी आप से अगर पूछे जाएं तो आप आराम से बता सकते हो कि रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं करती हैं। यदि प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके मध्य की दूरी 0 हो जाएगी। यदि नहीं प्रतिच्छेद करती हैं तो मध्य की दूरी निकालने के लिए फिर ये सूत्र ही है, ये आप सूत्र लागू कर लीजिए, आपको मध्य की दूरी मिल जाएगी। अब अगली स्थिति में आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि यदि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हों, तब देखिए क्या स्थिति होगी। यानी ये आप इनको तो नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद में आपको देखिए थोड़ा सा इसमें चेंज अब करने जा रहा हूं। यहां पर ये दो विषमतलीय रेखाओं की स्थिति में लिख रहा हूं। ये देखिए समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, या अगर दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हों तब उनके बीच की दूरी क्या होगी? पॉइंट हो जाएगा अपना दो
समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। समांतर रेखा में स्थिति देखिए किस तरह से बनेगी। ये जो है आपके एक रेखा का समीकरण है, ये हो जाएगा इस तरह से, और दूसरी का समीकरण ये हो जाएगा इस तरह से। यानी दोनों जिस सदिश के समांतर हैं वो सदिश बी है, क्योंकि एक ही सदिश के समांतर अगर दोनों होंगी तो फिर दोनों स्वतः ही अपने आप समांतर हो जाएंगे। तो इनके बीच की दूरी निकालने के लिए आपके सूत्र का प्रयोग करेंगे। फिर इसमें ये न्यूनतम दूरी डी का जो सूत्र है वो आपके चेंज होकर के इस तरह से आ जाएगा। यहां पर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन देखिए, ये बन जाएगा सूत्र में, यहां बी क्रॉस A2 माइनस A1 और बटे बी का परिमाण और साथ में ये इसका निरपेक्ष मान यानी धनात्मक मान, ये लेना है आपको। अगर दोनों रेखाएं समांतर होंगी, समांतर की स्थिति देख लेना। समांतर की स्थिति आपको बताई हुई है कि रेखाएं कब समांतर होती हैं। आपके ये जो समांतर सदिश है, अगर ये दोनों सदिश एक से हों या एक सदिश दूसरे का कोई गुणज हो, कोई भी गुणज हो सकता है, भिन्न में हो सकता है वो संख्या, या पूर्णांक हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। एक सदिश दूसरे का कोई गुणज हो तो ऐसी स्थिति में यदि b1 इज इक्वल टू लैम्डा b2, तो फिर यह स्थिति एक सी मानी जाएगी, यानी यहां पर यह सदिश एक सा बन जाएगा b। तो ये जांच जरूर कर लेना जब भी आपको प्रश्न में लघुत्तम दूरी निकालनी हो दो रेखाओं के बीच की, तो ये जांच जरूर पहले करके देख लेना एक बार उसको कि कहीं ये समांतर तो नहीं है। और समांतर हो तो फिर आपके b1 b2 अलग अलग नहीं होंगे, बल्कि एक ही सदिश होगा, वो b, ये सदिश होगा। उस सदिश के आपको A2 माइनस A1 से सदिश गुणनफल निकालना है। सदिश गुणनफल निकालने के लिए आप पहली पंक्ति में सारणिक i j के ये लिखोगे, दूसरी में इसके गुणांक लिखोगे और तीसरी में इसके गुणांक लिखोगे, और बटे में आपके ये जो सदिश आएगा इसी के परिमाण का भाग देना है। ये स्थिति आपको मिल जाएगी दो समांतर सरल रेखाओं के बीच की दूरी, और इसमें आपको ऐसी कोई स्थिति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो कार्तीय रूप में जो स्थितियां दे रखी होंगी इनमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कार्तीय रूप में क्या है कि जिन बिंदुओं से होकर के, जिन दो बिंदुओं से होकर रेखा जाएगी, जैसे x1 y1 z1 और x2 y2 z2, उन दोनों के बीच की दूरी ही न्यूनतम दूरी हो जाएगी। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लो, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, जिन दो बिंदुओं से होकर के सरल रेखाएं जाती हैं अलग अलग, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ही दोनों के बीच की लघुत्तम दूरी हो जाएगी। लेकिन उसमें स्थिति क्या होगी कि नीचे जो दिक् अनुपात दिए हैं वो आपस में समानुपाती होंगे, ये जांच कर लेना। तो ये आई आपके दोनों रेखाओं के बीच की दूरी की स्थिति। और एक चीज मैं अब आपको इसमें और बताना चाहता हूं, उसकी भी आपको कई बार जरूरत पड़ जाती है, ये आप नोट कर लीजिएगा ये सूत्र तो। और नेक्स्ट स्थिति जो ये है वो ये है कि किसी भी रेखा पर आपको अगर कोई बिंदु लिखना हो, मान लो जरूरत पड़ जाए कि भाई हमें एक बिंदु लेना है इस रेखा पर, तो उस बिंदु की क्या स्थिति लोगे। इसके लिए आपको दोनों स्थितियों में स्थिति याद रखनी है। यदि किसी रेखा का समीकरण r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b हो, तो यही उस पर स्थित किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश होगा। देखिए यह स्थिति सदिश कैसे होगा, यदि आपको स्थिति सदिश में, तो यह तो समीकरण है इस रूप में, आपने इस समीकरण को आप स्थिति सदिश में चेंज कर सकते हो। वैसे आर जो स्थिति सदिश ही है, लेकिन इसमें थोड़ा इधर इस पद को आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। इस ए में और यहां लैम्डा बी में आई कैप के गुणांक आप इकट्ठे करके लिख देना, जे कैप के इकट्ठे करके लिख देना, के कैप के इकट्ठे करके लिख देना, तो वो एक स्थित सदिश बन जाएगा। वो बिंदु इस रेखा पर कहीं भी स्थित हो सकता है, जहां भी आप चाहो उसको मान सकते हो। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ये यहां होना चाहिए कि या यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए। आपकी मर्जी से आप उस बिंदु को किसी भी बिंदु के रूप में मान सकते हो कि हम ये बिंदु लेना चाहते हैं और ये बिंदु ये है। आप इस तरह से स्थिति सदिश लिख सकते हो। कार्तीय स्थिति में देखिए
यदि रेखा का समीकरण x माइनस x1 बटे ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बटे बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बटे सी हो, तो इस पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक के लिए देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो समीकरण आपको दे रखा हो, चूंकि ये समानुपाती पद है तीनों, इसलिए आप किसी एक राशि के बराबर मान लेना, इनको लैम्डा मान लेना, चाहे के मान लेना, या जो भी कोई आप संकेत अलग से लेना चाहे वो आप संकेत ले सकते हो। तो इसके लिए जैसे आप यूं लिख लेते हैं कि x माइनस x1 बटे ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बटे बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बटे सी इज इक्वल टू के मान लो, आपने मान लिया यूं। तो इस पर स्थित है किसी भी बिंदु के निर्देशांक होंगे, यहां से देखिए आप इसकी सहायता से और इसके की सहायता से आप x का मान निकालिए, क्योंकि x y z ये उस रेखा पर स्थित चर बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो आपको ये x y और z का ही मान निकालना है। x माइनस x1 बटे ए बराबर के जब आप करोगे तो a और k की गुणा इधर हो जाएगी और x1 का पक्षांतर हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा a k प्लस x1। इधर ये b जो y निर्देशांक है, इसमें b k प्लस y1 और ये c k प्लस z1। ये किसी भी बिंदु के निर्देशांक, ये बिंदु भी आप इस रेखा पर कहीं भी ले सकते हो, आपको जरूरत पड़ जाए कि हमें इस बिंदु को ये लेना है, वही बिंदु हो जाएगा। ये आप इस तरह से बराबर लैम्डा या बराबर के मान करके इस रूप में आप उसको निर्देशांकों को ले सकते हैं। ये आपको महत्वपूर्ण बातें जो सरल रेखा के बारे में थी, ये आपको मैंने बता दी है, इनको आप नोट कर लीजिए। अब अपन इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप अपनी बुक से देखिएगा। मैं आपको प्रश्नावली 11.2 एक्सरसाइज 11.2 इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि दिक् कोसाइन, आपको तीन रेखाओं के दिक् कोसाइन दे रखे हैं, ये परस्पर लंबवत हैं, आपको ये दिखाना है। आप दिक् कोसाइन नोट कर लो इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में एक रेखा के दिक् कोसाइन बराबर 12/13 -3/13 -4/13। दूसरी रेखा के दिक् कोसाइन बराबर 4/13 12/13 और 3/13। और तीसरी रेखा के दिक् कोसाइन बराबर 3/13 -4/13 12/13। आपको यह दिखाना है कि तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। और लंबवत रेखा के जो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैं प्रतिबंध बता के गया हूं, दिक् कोसाइनों के रूप में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। जब आप इन दोनों रेखाओं को परस्पर लंबवत करना दिखाना चाहें तो इनके ये जैसे L1 ये L2, ये M1 ये M2 और ये N1 और ये N2, इस तरह से आप कीजिएगा। यहां प्रथम दो रेखाओं के लिए 12/13 इंटू 4/13 प्लस -3/13 इंटू 12/13 प्लस -4/13 इंटू 3/13। ये बराबर देखिए हो जाएगा आपके ये 48/169, ये -36/169 और ये -12/169। ये जब आप जोड़ेंगे तो 36 और 12 48 माइनस का 48 प्लस का होकर के ये 0 आ जाएगा। अतः प्रथम दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है। देखिए इसी तरह से बाकी दो स्थितियां मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं।
आप इसमें और इसमें करके देखिएगा, ये L1 L2 ये 12/13 हो जाएगा, 12/169, इसका गुणनफल -48/69 और ये 36/169। जोड़ करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। और इसी तरह से ये L1 ये L2 ये M1 ये M2 ये N1 ये N2 लेकर के पहली और तीसरी के बीच में आप इसी तरह से करोगे तो ये भी योगफल जो है 0 आ जाएगा। इस तरह से ये तीनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपके सेकंड है, उसमें आपको बिंदु दे रखे हैं, शुरू में 2 बिंदु, इनसे होकर जाने वाली रेखा अन्य 2 बिंदु दे रखे हैं, उन पे होकर जाने वाली रेखा के लंबवत है। देखिए क्वेश्चन को, आप प्रथम रेखा पर स्थित बिंदु है 1 -1 2 तथा 3 4 -2। अतः इसके दिक् अनुपात आप निर्देशांकों की सहायता से दिक् अनुपात निकालना सीख चुके हैं। x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 इस तरह से करके, तो 3 में से 1 घटाओगे 2, इधर 4 में से -1 घटाओगे 5 हो जाएंगे, और -2 में से 2 घटाओगे तो ये -4 हो जाएंगे। ये दिक् अनुपात आ जाएंगे, यानी इस पहली वाली रेखा के। दूसरी वाली रेखा पर स्थित बिंदु हैं, देखिए कौन कौन से दिए हुए हैं आपको, 0 3 2 तथा 3 5 6। अतः इसके दिक् अनुपात यह x2 - x1 3 आएगा, फिर 5 में से 3 घटाओगे 2 और 6 में से 2 घटाओगे 4, ये हो जाएंगे आपके। अब यहां पर दिक् अनुपात जब रेखाओं के ज्ञात हो गए और अपने को लंबवत सिद्ध करना है तो A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। ये आप देख लो होता है कि नहीं होता है। अब 2 × 3 + 5 × 2 + -4 × 4, ये हो जाएगा 6 + 10 और -16 = 0। अतः दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है। इस तरह से ये सिद्ध हो जाएगा। तो दिक् अनुपात मालूम हो चाहे दिक् कोसाइन मालूम हो, आप इस तरह से आप उनको अच्छी तरह से देख सकते हो, जो भी स्थिति आएगी वो। इससे नेक्स्ट पे आपके जो क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन, उसमें आपको दे रखा है कि 2 बिंदु दे रखे हैं कि दर्शाइए कि इन बिंदु से होकर जाने वाली रेखा इन बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। देखिए समांतर में भी आपको इसी तरह से इस क्वेश्चन को करना है, आपके लिए छोड़ रहा हूं। जैसे इसमें 2 बिंदु दिए हुए थे, इसके दिक् अनुपात निकाले थे आपने, वैसे ही इस क्वेश्चन में भी आप इनके दिक् अनुपात निकाल लेना, पहली वाली रेखा के और दूसरी वाली रेखा के। और दिक् अनुपात निकालने के बाद में आप जैसे लंबवत में तो A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0 करना पड़ता है, और इसमें आपको A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 ये अनुपात दिखाना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप स्वयं एक बार सॉल्व कीजिएगा। और आज का मैं वीडियो जो है ये वही यहीं पर समाप्त करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में अपने इनके समीकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।